जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट में गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करना है। देखिए, जो हम ट्रिक बताएंगे उसकी सहायता से आप एकदम आसानी से गद्यांश और पद्यांश दोनों को सॉल्व कर पाएंगे और जो आपका कंटेंट का 15 नंबर आता है उसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा और हर एक चीज को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आप आसानी से गद्यांश और पद्यांश दोनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक रहेंगे और अन्य सब्जेक्ट के जैसे आपका हिंदी का गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, हल करना है, उसकी वीडियो चैनल पर है, जाकर आप देख सकते हैं। और अन्य सब्जेक्ट के मैराथन वीडियोस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और संबंधित प्रश्न पत्र, एनसीईआरटी नोट्स सभी चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की इस वीडियो में संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करें। देखिए, सीटेट की परीक्षा में दोस्तों संस्कृत का कई भाग होते हैं जो अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं, विशेषकर गद्यांश यानी प्रोस तथा पद्यांश या पाठ्यांश जिसे पोट्री कहते हैं। इन्हें हल करने के लिए केवल अनुवाद की शर्त नहीं बल्कि सही तकनीक भी इसकी भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ रणनीतियां बनाई हैं जो कि आप आसानी से गद्यांश को हल कर पाएंगे। देखिए, गद्यांश को हल करने की पहली रणनीति क्या है? गद्यांश को हल करने की पहली रणनीति यानी कि गद्यांश को आमतौर पर तथ्यात्मक यानी कि फैक्टिकल या नैतिक कहानियों पर आधारित होती हैं। ठीक है, जैसे आपने अब तक पढ़ रखा होगा उसमें जो गद्यांश होता है उसमें कोई तथ्यात्मक यानी कि फैक्ट या फिर नैतिक कहानियां आधारित रहता हुआ गद्यांश रहता है। आप सबसे पहले करें क्या कि गद्यांश को ना पढ़ें। पहले पहले आपको क्या पढ़ना है? पहले प्रश्नों को पढ़ना है। गद्यांश के नीचे जो प्रश्न होते हैं सबसे पहले मुझे प्रश्नों को पढ़ना है। गद्यांश के पढ़ने से पहले एक बार प्रश्नों को सरसरी तौर पर पढ़ लें। इससे आपको पता चलेगा कि गद्यांश पढ़ते समय किन शब्दों या घटनाओं पर ध्यान देना है। जो मेन कीवर्ड्स हो क्वेश्चन को उसको ध्यान रखें, यानी कि कीवर्ड्स तकनीकी प्रश्न में मौजूद मुख्य जैसे किसी स्थान का नाम हो, किसी चीज का नाम हो या विशेष क्रिया हो को गद्यांश में खोजें। संस्कृत में उत्तर अक्सर उसी पंक्ति के आसपास मिल जाते हैं। ठीक है, और यह सिर्फ संस्कृत के लिए नहीं बल्कि यह जो भी लैंग्वेज हो आपकी हिंदी इंग्लिश उसमें भी यही मेथड काम करता है। ठीक है, अगला आपका संधि और विच्छेद पर ध्यान दें। संधि और विच्छेद कभी ना कभी गद्यांश से जोड़कर संधि लिखे होते हैं जबकि प्रश्न के जो है वो अलग होते हैं। मतलब जो गद्यांश आपका होता है उसमें से कोई शब्द उठाकर संधि या विच्छेद पूछ लेता है जबकि ये कंटेंट का टॉपिक होता है। मतलब आपका गद्यांश उठाएगा लेकिन वो अलग होता है। शब्दों को तोड़कर पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, यानी कि शब्दों को तोड़कर पढ़ने का प्रयास करना है वहां पे। अगला आपका शीर्षक का चयन। तो शीर्षक का चयन आपका चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे संस्कृत का हो, संस्कृत का जो है जो शीर्षक का चयन है वो करना होता है। यदि शीर्षक पूछा जाए तो गद्यांश की पहली और अंतिम दो पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें। मुख्य विचार वहीं पर आपका छुपा होगा, यानी कि जो गद्यांश या पद्यांश जो आपका गद्यांश हो उसमें शुरुआत की लाइन या नीचे की लाइन को पढ़िए। उसमें ही जो लेखक होगा उसका मुख्य विचार छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पद्यांश यानी पोएट्री को हल करने का रणनीति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका श्लोक जहाँ पर आता है तो श्लोक को क्या करना है? पाठ्य श्लोक को थोड़े कठिन हो सकते हैं क्योंकि इसमें शब्द का क्रम जो है व्याकरण के अनुसार सीधा नहीं होता है। अवन्वय समझने की कोशिश करें। श्लोक के शब्दों को कर्ता कर्म क्रिया के मन से व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी कि जो आपका देखते हैं श्लोक लिखा होता है सीधी सीधी लैंग्वेज नहीं होती, उसको हमें समझने की जरूरत होती है। ठीक है, भावार्थ पर ध्यान दें। जो आपका श्लोक हो उसमें भावार्थ क्या निकल रहा है उस पर ध्यान दें। श्लोक का शब्द दर शब्द अर्थ निकालने के बजाय उसके मूल भाव यानी मैसेज को समझने की कोशिश करें। अगला है आपका पर्यायवाची और विलोम। तो पर्यायवाची और विलोम पद्यांश में अक्सर व्याकरणिक प्रश्न पूछे जाते हैं। श्लोक में प्रयुक्त कठिन शब्द को पर्यायवाची सोचें। जो कठिन शब्द हैं उसको सरल पर्यायवाची सोचकर आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका व्याकरणिक प्रश्नों को हल करना। तो व्याकरणिक प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे? तो गद्यांश और पद्यांश के बीच में ही व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको निम्न विषयों में पकड़ बनानी चाहिए, यानी कि जो व्याकरण से आते हैं उसमें से आपको कुछ चीजें हैं जिन पर पकड़ बनानी चाहिए। पहला आपका प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय जिसमें प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? तो क्लप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमुन, श्रत, शानच प्रत्ययों की पहचान सीखें। जैसे गत्वा में कत्वा प्रत्यय है। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय है। ठीक है,
ऐसे ही विभक्ति और वचन रूप भी आपको याद करने होंगे आप, ठीक है। जैसे राम का हो गया, लता का हो गया, फल का हो गया, मुनि का हो गया, और शब्द रूप जैसे पठ का, गम का। सामान्य ज्ञान बहुत जरूरी, ताकि आप कस्य, केन, कुत्र जैसे प्रश्नों को उत्तर ढूंढ सकें, ठीक है। चलिए अभी हम इसके आपको जो है हिंदी अर्थ नीचे बता रहे हैं अभी थोड़ा सा। अगला है आपका संधियां, जो संधि होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि के उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो इनको भी हल्का सा सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा। अगला है आपका समय प्रबंधन और अभ्यास, ठीक है। समय प्रबंधन और अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, शब्दकोश भी आपको बढ़ाना है यहाँ पर। क्या करें मतलब क्या करें, इधर शब्दकोश बढ़ाएं, यानी कि अप, भी, चा और कत्वा। देखिए एक मिनट रुकिएगा, देखिए हम आपको सही तरीके, देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर। तो जैसे शब्दकोश बढ़ाना है तो क्या करें, यानी अपि का मतलब भी होता है, च का मतलब और होता है, त्र का मतलब वहां, जैसे अव्यय शब्दों का अर्थ याद करना है। इस तरह के छोटे छोटे शब्द हों, उनके शब्द थोड़ा सा याद कर लीजिए आप। अगला कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी तो पढ़ने का समय बचा नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी ना पढ़िए। हो सके तो पैसे जरूर सॉल्व करिए, जो प्रीवियस पैसे जो उनको जरूर एक बार सॉल्व करिएगा। अगला है आपका नकारात्मक उत्तर हटाएं, यानी कि जो निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव शब्दावलियां हों उनको याद रखें, और विकल्प गद्यांश की भावना के विपरीत हो उन्हें पहले ही काट दें, ठीक है। तो जो शब्दावलियां हैं निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमने बता रखे हैं, जो निगेटिव टैग वर्ड्स हो उनको सीधा उत्तर से काटने की कोशिश करेंगे पेडागोजी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न वाचक काल, इन्हें याद रखना है, ठीक है। यानी कि कति माने कितने, कस्य माने किसका या किसकी, कदा माने कब, कथम माने कैसे, कुत्र माने कहाँ, और इस तरह के आप जो शब्दों का अर्थ जरूर याद रखेंगे। और गद्यांश और पद्यांश में सीटेट को हल करने के लिए जो है शब्दों का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न पूछ कर है, ये चीज आप पहचान सकें, ठीक है। चलिए आगे कुछ ट्रिक है उसको भी बात करते हैं, उसके बारे में भी। तो फ्रेंड्स, गद्यांश से प्रोज, प्रोज के लिए डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं, तो चलिए प्रोज के बारे में डायरेक्ट मेथड पर हम देखते हैं। गद्यांश में उत्तर खोजने के लिए प्रश्न से ही उत्तर की ओर चलें, यानी कि विभक्ति पहचानें। यदि प्रश्न में कस यानी कि किसका लग रहा है, तो गद्यांश में उसी शब्द को ढूंढें जिसके अंत में श लगा हो। उदाहरण के लिए प्रश्न देखें, उदाहरण के लिए बालकस्य पितु नाम, बालकस्य पितु नाम किम, यानी कि गद्यांश में खोजें कि बालकस्य पितु नाम दशरथा आशित। तो इस तरह आपको लिखा होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पर खोजेंगे तो आगे ये लाइन आपको पूरी मिल जाएगी। अपव्यय शब्द का खेल, जो अव्यय होता है, अपव्यय शब्द का खेल, यानी अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, अधुना माने अब, यदा कदा माने जब, जब तब जैसे शब्दों को रेखांकित करें। ये अक्सर जो है घटनाक्रम के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगला है आपका क्रियापद। तो क्रियापद जैसे आपका अकरोत हो गया, अकरोत, पठति, गच्छति आदि को गद्यांश में खोजें, उत्तर उसी वाक्य में आपका छिपा हुआ होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला है आपका पद्यांश के लिए डायरेक्ट, कैसे आप कंसेप्ट समझ के हल कर पाएंगे पद्यांश को, ठीक है। तो श्लोक में जो है शब्द सीधे नहीं होते, श्लोक सीधे नहीं लिखे होते, इसलिए उन्हें सरल हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करें, यानी कि जो शब्द हो संस्कृत को उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की, अनुवाद करने की कोशिश करें। संधि विच्छेद का अभ्यास श्लोक के शब्दों से होता है, ठीक है। तसज्ञ को तब धन आवज्ञा पढ़ सकते हैं आप, तसस्य को जहां से संधि विच्छेद अगर पूछ ले यहाँ से, तो तस्य धन आज्ञा, यानी कि उसकी आज्ञा से के रूप में तोड़े। विशेषण विशेष की बात करें तो विशेषण विशेष में श्लोक के किसी पंक्ति या वस्तु की तारीफ में जो शब्द इस्तेमाल किए होते हैं, अक्सर वही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भाव, यानी कि सेंट्रल आइडिया। तो पद्यांश अक्सर नैतिक शिक्षा यानी मोरल वैल्यूज पर आधारित होता है। यदि सीधा उत्तर न मिले तो देखें कि कौन सा विकल्प सबसे सकारात्मक और पॉजिटिव संदेश दे रहा है, वही आपका जो है कंफर्म आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका व्याकरण के लिए तालिका। तो व्याकरण के लिए देखिए कुछ तालिका हमने आपको दी है, इसमें गद्यांश और पद्यांश के व्याकरण हल करने की लिए इस पर ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर आपका है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ यहाँ पर आपका देखिए अंत में ध्वनि कौन सी है, तो अगर आपसे प्रत्यय पूछे यहाँ पर
प्रत्यय पूछे अगर, तो अंतिम में देखेंगे कि अंतिम शब्द की ध्वनि देखेंगे, जैसे त्वा दिखे तो कत्वा प्रत्यय, तुमुन दिखे तो इसके लिए अर्थ होते हैं, कत्वा दिखे तो त्वा दिखे तो कत्वा प्रत्यय होगा, और तुमुन दिखे तो ये के लिए, तुमुन का अर्थ होता है के लिए। ठीक है, इस तरह से होगा। अगर आपसे लकार पूछे, अगर यहाँ पे आपसे लकार पूछे कि कौन सा लकार है, तो क्रिया का रूप देखना है आपको। क्या करना है, क्रिया का रूप देखना है। जैसे आ से शुरू हो तो अभवत हो तो भूतकाल, आ से शुरू हो जैसे अभवत हो गया तो ये भूतकाल हो जाएगा। स्व से शुरू हो तो बीच में हो तो ये जैसे पठित पठत्सति, ठीक है, तो ये भविष्य काल होगा। तो ये लकार होते हैं। ठीक है, अगला है आपका विलोम या पर्यायवाची पूछे, विलोम या विलोम या आपसे पर्याय पूछे, पर्याय या पर्यायवाची। ठीक है, तो क्या करेंगे, गद्यांश में उस शब्द का उपयोग किस संदर्भ में हुआ है उस चीज को ध्यान देना है वहां पर। ठीक है, तो ऐसे आप विलोम या पर्यायवाची ढूंढ पाएंगे। अगला है परीक्षा हॉल के लिए प्रो टिप्स। तो परीक्षा हॉल में जब आप बैठेंगे तो कठिन शब्दों को छोड़ें, यानी संस्कृत, यदि संस्कृत का कोई शब्द समझ ना आए तो उसे छोड़कर आगे बढ़े, पूरे वाक्य का अर्थ निकालने की कोशिश न करें, न कि एक शब्द का। ठीक है, पूरे वाक्य का शब्द अर्थ निकालने की कोशिश करना है आपको, एक शब्द का इकलौता निकालने की कोशिश नहीं करना, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको जो सीटेट का पैटर्न होता है, याद रखें सीटेट में प्रश्न आपकी इस समझ, यानी कि जो आप क्या समझ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित होता है, ना कि कठिन संस्कृत साहित्य पर। ठीक है, अगला आपका शिक्षण पैडागोजी। तो शिक्षण पैडागोजी से जोड़े गद्यांश में कभी कभी भाषा अर्जन या भाषा अधिगम से जो है जुड़े हुए संकेत मिल सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक सलाह यहाँ पर फिर से होगी कि चूंकि सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी पिछले जो 5 वर्ष के लगभग पेपर हुए हैं संस्कृत के, उनसे गद्यांश को अभी भी कुछ टाइम है, हफ्ते भर का टाइम है, तो एक एक दो दो डेली का डेली जो है अभ्यास अभी से शुरू कर दें, अभ्यास शुरू कर दें। इससे आपके संस्कृत पढ़ने की स्पीड यानी रीडिंग भी बढ़ जाएगी और आसानी से आप सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रत्यय पहचानने के ट्रिक। तो गद्यांश के अंत में ध्वनियों का प्रत्यय पहचानना, जैसे कत्वा हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कत्वा यदि अंत में त्वाए तो अर्थ करके, अर्थ जैसे करके, जैसे पठित तो पढ़कर, गत्वा यानी जाकर, यानी कि जो त्वा होता है, त्वा का अर्थ क्या होता है, करके। ठीक है, त्वा का अर्थ क्या होता है, करके होता है। लेप, अगर लेप प्रत्यय हो तो इसमें क्या हो जाएगा, तो लेप प्रत्यय में यदि शुरू में उपसर्ग हो और अंत में या आए तो अर्थ करके, जैसे विभस्य यानी हंसकर, आगत यानी आकर, तो इसमें लेप प्रत्यय होगा। ठीक है, तुमुन प्रत्यय कहां पर होगा, तो तुमुन प्रत्यय की पहचान यदि अंत में तुम आए या तुम आए तो अर्थ क्या हो जाएगा उसका, के लिए, तुम का या तुम का अर्थ क्या होता है, के लिए, जैसे पठित्व यानी पढ़ने के लिए, गंतुम यानी जाने के लिए। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगा, तुमन प्रत्यय होगा। कत प्रत्यय कहां पर होगा, तो यदि अंत में ताय तह आए, ये तो यह भूतकाल दर्शाता है, जैसे गता यानी गया, पठिता मतलब पढ़ा गया। श्रत प्रत्यय कहां पर होगा, तो यदि अंत में न आए तो अर्थ उसका क्या निकलेगा, करते हुए, जैसे पठन यानी पढ़ते हुए, लिखन यानी लिखते हुए, तो इसमें श्रत प्रत्यय होगा। ठीक है, अब आते हैं विभक्ति की ओर। तो विभक्ति आपको कैसे पहचाननी है, विभक्ति अगर पूछता है आपसे तो कैसे पहचानेंगे, उसके शब्द और गद्यांश का उत्तर खोजने के लिए ये जो हम आपको तालिका बता रहे हैं ये एकदम रामबाण होगी। ठीक है, तो विभक्ति कैसे पहचानेंगे, तो विभक्ति, पहले विभक्ति है यहाँ पर आपका, फिर कारक चिन्ह है, फिर जो है शब्द है वो शब्द हमने आपको बताए हैं, और इधर प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर हम आपको लिख के बताएंगे। प्रश्नवाचक शब्द जैसे प्रथमा में कर्तने, कर्तने मतलब रामा, रामा का मतलब का माने कौन। ठीक है, कर्ता ने यानी कि कौन निकल कर आएगा। ठीक है, ढूंढेंगे तो द्वितीय में क्या हो जाएगा, को यानी कि कर्म, कर्म माने कि रामम, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, कम, कम माने किसको, रामम मतलब किसको, ये द्वितीय हो जाएगा। तृतीय में क्या हो जाएगा, से या के द्वारा यानी कि रामायण, यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगी। अगर पूछेगा तृतीय विभक्ति में तो रामायण, रामायण, यहाँ पर रामायण के इसमें क्या निकल कर आएगा प्रश्नवाचक शब्द, तो केन, केन निकल कर आएगा। केन मतलब किसके या किससे या किसके द्वारा। अगला चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति लिए क्या ढूंढना है आपको, शब्द का रूप जैसे होगा रामाय। ठीक है, रामाय यानी कि
आप यहाँ पे किस्मय आएगा, ठीक है, किस्मय, ठीक है। किस्मय का मतलब क्या हो जाएगा आपका, किसके लिए, पंचमी विभक्ति में अलग होना, यानी कि कोई चीज एक दूसरे से अलग हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी लगेगी, ये क्या आएगा आपका, तो ये सातंत हो, रामांत हो जाएगा, ठीक है। पंचमी विभक्ति में रामांत होगा, और रामांत यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या बनेगा, तो कस्मत बनेगा, ठीक, कस्मात क्या बनेगा, कस्मात बनेगा। अगली आपकी छठी विभक्ति, छठी विभक्ति में काकी के, ठीक है, यहाँ पे छठी विभक्ति रामस्य बनेगा, यहाँ पर कस्य यानी कि कस्य आएगा शब्द, जो आपका प्रश्नवाचक शब्द आएगा ये आएगा कस्य, ठीक है, कस्य यहाँ पर आएगा जिसका अर्थ होगा किसका। अगली सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में आएगा में या पर, यानी कि रामे, रामे यानी इसका जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा कुत्र या काश्चीन आएगा, क्या आ जाएगा, कुत्र या काश्चीन, ठीक है, जिसका अर्थ होगा कहाँ या किसमें। तो ये आपकी विभक्तियां पहचानने का तरीका था। आगे हम देखते हैं लकार पहचानने का तरीका। तो लकार देखिए, लट लकार जो होता है वर्तमान काल में आता है, जिसमें अंत में ती ता निता, जैसे पठती, तो इस तरह के शब्द आएंगे, ये लकार हो जाएंगे, ठीक है, वर्तमान लकार। लट लकार यानी भविष्य के लिए हो जाएगा, लट लकार वर्तमान लकार में आएगा, लट लकार भविष्य काल के लिए आएगा, जैसे बीच में स्या आएगा, जैसे आपका पठस्सी, गमश्यति, तो इसमें कौन से लकार होंगे, इसमें लट लकार होंगे। अगर इस सीधा सीधा लिखा हो जिसमें जो है अंत में ती आए, तो ये लट लकार होगा, बीच में स्या आए तो क्या होगा, लट लकार हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका लिंग लकार, तो लिंग लकार में भूतकाल आएगा, ठीक है, भूतकाल होगा, इसमें शब्द के शुरू में आ, जैसे अपठत, अगच्छत, तो ये लिंग लकार होगा, ठीक है। अगला बिंदु है आपका महत्वपूर्ण अवयव शब्द जो अर्थ समझ में आए मदद करेगा, जैसे ये महत्वपूर्ण अवयव में अपि, अपि का मतलब होता है भी, एवं मतलब ही, अधुना, नदीयम यानी कि अब, इस समय, यदा कदा यानी कि जब तब, ठीक है, कथम यानी कैसे, सह मतलब साथ, यानी इसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति आएगी, ठीक है, सह के साथ। अगला आपका संधि का तारित्व पहचानना, तो संधि अगर पहचानने के लिए कहे तो संधि शब्द के बीच में आ ई उ की मात्रा, जैसे हिमालय, कविंद्र, इसमें संधि, इसमें दीर्घ संधि होगी जब इस तरह से आएगा, जिसमें आपका बीच में आ आए, ठीक है, आ की मात्रा आए, या बड़ी ई की मात्रा आए, या फिर कहीं पर ऊ की मात्रा है, तो इसमें कैसी संधि हो जाएगी, ये दीर्घ संधि बनेगी यहाँ पर, ठीक है। गुण संधि कहाँ पर बनेगा, तो गुण संधि यदि शब्द के बीच में ए आए या ओ आए, जैसे रमेश, महोदय, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें गुण संधि बनेगा। यण संधि कहाँ पे होगा, यारालावा से पहले कोई आधा अक्षर है, जैसे इक्तुवता या स्वागतम, तो इस तरह के जब आधे वाले आएंगे या फिर यारालावा आएगा, तो इसमें यण संधि बनेगी, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक ट्रिप हमारी तरफ से कि सीटेट में ज्यादा प्रश्न षष्ठी विभक्ति से आते हैं, जो सीटेट में विभक्तियां आती हैं उसमें छठी विभक्ति ज्यादा पूछी जाती है, जैसे कश्य और कत्वा तुमन प्रत्यय में पूछे जाते हैं, इन पर विशेष ध्यान रखना है, कत्वा या तुमन प्रत्यय अधिकतम पूछे जाते हैं सीटेट में, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। बस आज की वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करेंगे जानकारी पसंद आई होगी, इस आधार पर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपका गद्यांश और पद्यांश अवश्य ही जो है अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।